प्यारे बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों, शिक्षक दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ गुरु शब्द का अत्यंत महत्व है, सारगर्भित महत्व है। गुरु जो अज्ञानांधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले चले। गु शब्द में दो वर्ण हैं। गु का अर्थ हुआ अंधकार और रू का अर्थ हुआ निरोधक, अर्थात जो हमें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, ज्ञान के आलोक की तरफ ले चले, वही वास्तव में गुरु है। आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। अब शिक्षक दिवस की बात मैं आप लोगों से करूंगी। क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं और इसकी क्या अहमियत है। इसके पूर्व शिक्षक शब्द की महत्ता पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ। शिक्षक, इसमें भी तीन वर्णों का समावेश है। शी अर्थात जो शिष्ट हो, जिसका आचरण शिष्ट हो। छ जो क्षमाशील हो और क जो कर्तव्य परायण हो। शिक्षक में शिष्टाचार और शिष्टाचार का होना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता जैसे उदार क्षमाशील होते हैं, वैसे ही एक अच्छे शिक्षक को क्षमाशील होना चाहिए। और कर्तव्य परायणता तो शिक्षक का सर्वोपरि गुण है। अर्थात शिक्षक के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है कि वह शिष्ट हो, क्षमाशील हो और कर्तव्य परायण हो। तभी सही अर्थों में बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकता है। उसमें विभिन्न प्रकार के सद्गुणों का समावेश कर सकता है। अब मैं इसी क्रम में अध्यापक पर आऊं। अध्यापक शब्द भी एक सारगर्भित शब्द है, यानी अध्यापक की क्या अहम भूमिका होनी चाहिए और बच्चों के प्रति उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। अध्यापक, इसमें भी विभिन्न वर्णों का समावेश हुआ है। अध्यापक अर्थात पहले मैं अवर्ण पर आऊं। जो अनुशासित हो, अ से अनुशासित, यानी जिस व्यक्ति में अनुशासन होगा, जो अनुशासित होगा, वही अध्यापक बनने का अधिकारी है। क्योंकि अध्यापक का काम है बच्चों को अनुशासित होना, और जब शिक्षक जब तक अनुशासित नहीं होगा तो बच्चों को अनुशासित नहीं बना सकता है। अब मैं प वर्ण पर आ रही हूँ। प अर्थात परिश्रमी, परिश्रम ही जिसका सर्वोपरि गुण है। यानी शिक्षक को परिश्रमी होना पड़ेगा। जब वह स्वयं परिश्रमी नहीं होगा तो परिश्रम क्या है, यह बच्चों को नहीं सिखा सकता है। और बच्चे जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक वह शिक्षा का सही ज्ञान, सही शिक्षा नहीं पा सकते हैं।
यानी शिक्षकों का परिश्रमी होना निहायत आवश्यक है। यह वर्ण पर अब मैं आ रही हूँ। यह अर्थात जो योग्य हो, शिक्षक में योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जो योग्य हो वही शिक्षक है। क अर्थात जो कर्म योगी हो, जो परिश्रमी हो, जो कर्म करता हो, जो वक्त का पाबंद हो, जो कर्मनिष्ठ हो, वही अध्यापक है। यानी अ से अनुशासित, प से परिश्रमी, य से योग्य और क से कर्तव्य परायण। तो इस तरह से अध्यापक शब्द में भी माने विभिन्न वर्णों का समावेश है और जो किसी अध्यापक को परिपूर्ण बनाता है और उसे बच्चों में सही शिक्षा देने की प्रेरणा देता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसे मैं प्रारंभ में भी कही हूँ और फिर कह रही हूँ कि गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊंचा होता है। यानी वह वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है और देवतुल्य है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु का स्थान अत्यंत ऊपर है। गुरु और गोविंद यानी ईश्वर और गुरु दोनों खरे हों तो दोनों में से हम किसे ज्यादा सम्मान दें, महत्व दें, ज्यादा हमारे लिए वंदनीय और आदरणीय कौन है? तो गोविंद से भी ऊंचा स्थान गुरु को बताया गया है, क्योंकि गुरु ही सच्चे अर्थों में हमें गोविंद की, परमात्मा की पहचान बताता है, परमात्मा के विषय में बताता है और पूर्ण ज्ञान की हमें जानकारी होती है। बच्चों, शिक्षा का बहुत ही ऊंचा दर्जा है। विभिन्न कालों में शिक्षकों के शिक्षा देने का अलग अलग तरीका रहा है। प्राचीन काल में जब उस समय जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो गुरु के आश्रम में जाकर के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु के आश्रम में जाते थे और वहाँ उनसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती थी, चाहे वे बच्चे राजा के ही क्यों नहीं हो। जैसे श्री रामचंद्र जी राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न विश्वामित्र के यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण किए, श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के यहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण किए, पांडव ने भी गुरु आश्रम में द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। और इस प्रकार से इन लोगों ने, इन तमाम महारथियों ने गुरु आश्रम में रह करके ही परिपूर्णता को हासिल की। यानी प्राचीन काल में गुरु के आश्रम में जाकर ही शिक्षा ग्रहण किया जाता था और गुरु अपने पुत्र के समान अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे और उनके व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास करते थे, उनके चरित्र का निर्माण करते थे। फिर हम मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में गुरु घर पर जाकर के शिक्षा
शिक्षा शिष्यों को देते थे। प्राचीन काल में जहाँ आश्रम में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, मध्य काल में गुरु घर में जाकर के शिक्षा दिया करते थे, और अब आधुनिक काल में विद्यालय और कॉलेज में शिक्षक और छात्र एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और वहाँ उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न कालों में, विभिन्न समय में शिक्षा के रूप में परिवर्तन आते गया। जैसे जैसे समय बीतते गया, लोग माने पहले की जो मानसिकता थी, हमारा जो सोच था, उसमें गिरावट आया, सोचने का नजरिया थोड़ा बदला। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण होने लगा है, जो सर्वथा चिंतनीय है। अब मैं शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके संबंध में विस्तार से बताऊंगी। हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में बच्चों मनाते हैं। क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। जन्मदिन, किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाना महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उसके पीछे अनेक कारण हैं। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं, वह उनका चरित्र अनुकरणीय होता है, उनसे प्रेरणा लेने की बात होती है। और राधा कृष्णन भी एक महापुरुष थे, महान दार्शनिक थे, महान शिक्षाविद थे, महान ज्ञानी थे, और जिनके जीवन का उद्देश्य था, लक्ष्य था कि अधिक से अधिक पढ़ना और शिक्षा का सही सदुपयोग करके ज्ञान बांटना अत्यंत पुण्य का काम है। राधा कृष्णन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ। वे एक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनके पिता पुरोहित का काम करते थे, जिनका नाम वीरा स्वामी था, और पूजा के माध्यम से, पुरोहित गिरी के माध्यम से जिनके परिवार का खर्चा चलता था। जब राधा कृष्णन अध्ययन कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन कर लिया था। इसलिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके जीवन पर कुछ महापुरुषों का प्रभाव पड़ा, उनके सोच पर, उनकी मानसिकता पर, और वे महापुरुष थे वीर सावरकर और विवेकानंद। इन दोनों के विचारों से वे काफी प्रभावित हुए और अपने संपूर्ण जीवन में उनके विचारों का उन्होंने अनुकरण किया। कोई भी महापुरुष, चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, उनके कुछ आदर्श होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांतों का अनुकरण करने वाला मनुष्य ही
सर्वोच्च पद को सुशोभित करता है। राधा कृष्णन जी जो बाल्यावस्था से प्रतिभाशाली छात्र थे ही, मद्रास विश्वविद्यालय से इन्होंने मास्टर ऑफ डिग्री हासिल की, यानी मद्रास विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की, स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात 1909 में उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया, यानी अपने जीवन के शुरुआती अपने जीवन में सबसे पहले उन्होंने सहायक प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया। तत्पश्चात 1921 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई और इन्हें एक महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित किया गया, यानी फिलॉसफी ऑफ चेयर के पद पर इन्हें सुशोभित किया गया। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में रहते हुए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। 1926 में ब्रिटिश साम्राज्य में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह 1926 की बात है कि ब्रिटिश साम्राज्य में के विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को वहाँ प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया और वहाँ उनका जो अभिभाषण हुआ उससे वहाँ की जनता काफी प्रभावित हुई, अचंभित हुई, आश्चर्यचकित हुई कि यह इतना ओजस्वी प्रखर वक्ता है और इनके पास इतना ज्ञान है। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें सर और नाइट की उपाधि प्रदान की गई। ब्रिटेन की महारानी भी उनकी प्रतिभा से काफी प्रभावित हुई। 1929 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैनचेस्टर कॉलेज में उन्होंने प्राचार्य के पद को सुशोभित किया गया। यह 1929 की बात है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के मैनचेस्टर कॉलेज में इन्हें प्राचार्य के पद पर काम करने का सुअवसर मिला और वहाँ काम करने के दौरान इन्होंने अपनी विद्वता से सबको बहुत अधिक प्रभावित किया। बच्चों, यह सोचने की बात है कि राधा कृष्णन जैसे व्यक्ति, उनकी तरह के विद्वान व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति कभी कभी ही इस धरती पर पैदा होते हैं। हमारा देश क्या, भारतवर्ष में तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था, वह तो था ही। संपूर्ण विश्व में उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, शिक्षा का प्रकाश फैलाया, अपनी विद्वता से भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राचार्य के पद को सुशोभित किया और वहाँ रहते हुए उन्होंने धर्म के तुलनात्मक अध्ययन पर उन्हें बोलने का मौका मिला। क्या है कि वहाँ रहते हुए उन्होंने वह महत्वपूर्ण काम किया कि धर्म के तुलनात्मक अध्ययन पर उन्हें बोलने का सुअवसर मिला और उनकी विद्वता से लोग काफी प्रभावित हुए। उन्हें तरह तरह की उपाधियां उन्हें प्रदान की गई। उनके जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक
वास्तव में एक मोमबत्ती की तरह होता है जो पल पल घुल करके मिट करके दूसरे को प्रकाश देता है, दूसरे के जीवन में प्रकाश लाता है। गुरु कुम्हार शीर्ष कुंभ गरी गरी कार है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अर्थात गुरु और कुम्हार माटी के लौते से विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का और घड़े का निर्माण करता है। कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार की माटी के बर्तनों का निर्माण करता है, लेकिन घड़े के निर्माण करते समय उसकी चौकसी, उसकी सतर्कता देखने योग्य होती है। उसका पूरा ध्यान केंद्रित होता है घड़े को सुदृढ़ आकार प्रदान करने का, और भीतर से वह सहारा देता है, घड़े के अंदर हाथ रखता है और ऊपर से चोट मारता है। एक सच्चे अर्थों में जो सही गुरु हैं वह बच्चे को प्यार के साथ साथ प्यार दुलार देते हैं, शिक्षा देते हैं, और जरूरत पड़ने पर उन्हें डांटते हैं, टपटते हैं और कभी काल थप्पड़ भी लगाते हैं, ताकि वह सही रास्ते पर चल सके और उसका सही दिशा निर्देशन हो सके। 1931 से 1936 उनके जीवन का समय 1931 से 1936 तक का जो समय था, उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को सुशोभित किया। फिर 1939 से 1948 तक काशी विश्वविद्यालय में वे कुलपति रहे। यानी 1931 से 36 तक आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति के पद को सुशोभित किया, और 1939 से 1948 तक वे काशी विश्वविद्यालय के कुलपति के पद को सुशोभित किया। उन्होंने केवल कुलपति के पद को ही नहीं सुशोभित किया, मानवीय संवेदना भी उनके अंदर थी। उन्होंने बच्चों की पूरी मदद की, एक सही गुरु की तरह, एक सही शिक्षक की तरह उन्होंने बच्चों की भरपूर मदद की, उन्हें उनका मार्गदर्शन किया। पुस्तकों से, कॉपियों से, आर्थिक सहयोग से उन्होंने उनकी भरपूर मदद की। हर प्रकार से बच्चों का पथ प्रदर्शन, सही नेतृत्व उन्होंने किया। अब उसके बाद 1949 से 1952, 1949 से 1952 तक का समय उनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था। इस अवधि में वे हमारे देश के राजदूत बना करके रूस भेजे गए, और वहाँ वे मॉस्को में रहे। मॉस्को में रहते हुए जब वे भारत के राजदूत के पद को वहाँ सुशोभित कर रहे थे, और साथ ही साथ अध्ययन और चिंतन में भी रत रहते थे, सारे काम को बड़ी जवाबदेही से करते थे। बच्चों, बड़े आश्चर्य की बात है, उस समय स्टालिन के विषय में आप लोग जानते होंगे कि स्टालिन जल्दी किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन स्टालिन राधा कृष्णन से मिलने आए और उन्होंने यह कहा कि मैं जिस व्यक्ति के विषय में सुनता आ रहा हूं कि जो 24 घंटे पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, और जिस राधा कृष्णन ने कभी कहा था कि मैं विदेशों में पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा, यानी विदेश जाकर पढ़ने का उनका उद्देश्य नहीं था। उनके जीवन का उद्देश्य था कि विदेश में जाकर के मैं
पढ़ाने जाऊंगा, पढ़ने नहीं बल्कि पढ़ाने जाऊंगा। इसलिए उनके व्यक्तित्व से, उनकी प्रतिभा से, उनकी विद्वता से प्रभावित हो करके उस समय के रूस के राष्ट्रपति स्टालिन उनसे मिलने के लिए आए। यह अत्यंत गौरव की बात है हमारे देश के लिए कि जो स्टालिन किसी से मिलते नहीं थे वह आकर के इनसे मिला, राधा कृष्णन से मिले और गीता के संबंध में उनके मन में जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां थी उस भ्रांति को भी उन्होंने समाप्त करने की पूरी कोशिश की। स्टालिन की मन की भ्रांतियां दूर हुई और उस समय से भारत और रूस का जो संबंध था उसमें और भी प्रगाढ़ता आई, और भी संबंध गहरे हुए, मजबूत हुए, दोस्ताना का हाथ बढ़ाया गया। तो ऐसी उनकी प्रतिभा थी। देश क्या विदेशों में भी उन्होंने अपनी धाक जमाई। 1952 में वह हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद को इन्होंने 1952 में सुशोभित किया। 1954 में, अब हम लोग 1954 में आते हैं। 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बच्चों, 1954 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्हें भारत रत्न से सुशोभित किया गया। इनकी विद्वता के लिए, इनकी कार्यकुशलता के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। 13 मई 1962 से 1967 तक यह हमारे देश के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करते रहे। 13 मई 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के द्वितीय राष्ट्रपति के पद को इन्होंने सुशोभित किया। बच्चों, अब तुम लोग देख रहे हो कि प्रतिभा किसी की मुहताज नहीं होती, चाहे वह गरीब के घर की बात हो या अमीर के घरों की बात हो। होनहार बीरबान के होत चीकने पात जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वह अपने आप स्वतः बढ़ते जाते हैं। इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। राधा कृष्णन से बच्चों प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ उनके विषय में विद्वानों के इनकी विद्वता से प्रभावित होकर जॉर्ज पी कंगर ने कहा कि दर्शन के इतिहास में आज तक ऐसा कोई विश्व पुरुष नहीं हुआ। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर जॉर्ज पी कंगर ने कहा कि दर्शन शास्त्र के इतिहास में आज तक ऐसा न तो कोई विश्व पुरुष पैदा हुआ है और न ही होगा। प्लेटो ने भी कहा है, किसी देश का राजा यदि कोई दार्शनिक होगा तो ज्यादा सही होगा। प्लेटो का भी यही कहना था कि किसी देश का राजा यदि दार्शनिक होता है तो उस देश का अधिक कल्याण होगा, उस देश का अधिक विकास होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे उच्च कोटि के विद्वान थे, एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्हें कोलंबो एवं लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की मानद उपाधियां दी गई। कलाम साहब ने कहा है, अगर
अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो उनका यह दृढ़तापूर्वक मानना था कि समाज के तीन ही पुरुष इस तरह का काम कर सकते हैं, या तीन ही प्रकार के व्यक्ति यह महान काम आसानी से कर सकते हैं, पिता, माता और गुरु। यानी माता पिता गुरु ही बच्चे के व्यक्तित्व का सही विकास कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बच्चों आप ध्यान दें, सचिव वैद गुरु तीन ही, प्रिय बोलहि भय आस। सचिव वैद गुरु तीन ही, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन करी, होहि बेगहि नास। यानी मंत्री, वैद्य और गुरु यदि मधुर भाषी हों तो हमारे व्यक्तित्व का कल्याण के बदले हमारा विनाश स्वाभाविक है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चे आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि शिक्षक पल पल जलता है, घुलता है, तब आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शिक्षा का अलग हुआ दिन रात जगाता है। जैसे एक दिए से हम दूसरे दिए को जलाते हैं, आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षक भी मोमबत्ती की तरह, दिए की तरह पल पल जलता है और बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शिक्षक उस कुम्हार की तरह है जो अनगढ़ मिट्टियों से, जो मिट्टी के लोंदे से विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का, विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। उस माली की तरह है जो दिन रात मेहनत करके अपने बागीचे को, अपनी फुलवारी को सजाता है, संवारता है और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सुसज्जित करता है। उस किसान की तरह है जो धरती को, बंजर भूमि को जोत करके उसे उपजाऊ बनाता है। उस बादल की तरह है जो अमृत की बूंदों की वर्षा करके धरती को जल से सींचता है और उसे अंकुरित होने योग्य, पुष्पित, फलित होने योग्य बनाता है। वर्तमान समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। यह दुखद और चिंतनीय बात है। आज जो शिक्षक और छात्रों के बीच में जो स्नेह होना चाहिए, जो आत्मीयता होनी चाहिए, जो अपनत्व होना चाहिए, जो प्रेम की भावना होनी चाहिए, उसका सर्वथा अभाव होने लगा है। पुनः मैं एक बार आज के शिक्षकों से यह अन्य विनय करती हूँ, उनसे यह प्रार्थना करती हूँ, उन्हें यह संदेश देती हूँ, आग्रह करूँगी कि बच्चों के व्यक्तित्व का सही दिशा निर्देशन करें और उसे समुचित शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है। तो बच्चों, आप लोग हमारे महान शिक्षाविद, दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों से प्रभावित हों, उनसे प्रेरणा ग्रहण करें कि कैसे उन्होंने पूरे विश्व में शिक्षा का प्रकाश फैलाया और अपने देश का नाम रोशन किया। आप चाहिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हिम्मत बटोरिए, आगे बढ़िए और ज्ञान के आलोक को फैलाइए। धन्यवाद।